हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर। मतलब कौन कौन से मसल के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज बेटर रहेगा, कौन कौन से एक्सरसाइज के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट्स बेटर रहेगा। सो इस वीडियो में ये सब होगा। अगर मैं मेरे चैनल की गिनती के 5 इंपॉर्टेंट वीडियो लूँ तो ये उनमें से एक होगा, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना। चलिए, एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर क्लैरिटी लाने से पहले हम जो मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं जिम में, हमें उसको अच्छी तरीके से पहले समझना होगा। टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व, मतलब कितने जॉइंट्स काम कर रहे हैं एक मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसके ऊपर एक मूवमेंट को हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक है आइसोलेशन मूवमेंट एंड दूसरा कंपाउंड मूवमेंट्स। फर्दर हम कंपाउंड मूवमेंट को डिवाइड करते हैं 3 मूवमेंट्स में। एक है सपोर्टेड कंपाउंड, दूसरा अनसपोर्टेड कंपाउंड एंड तीसरा स्ट्रक्चरल लिफ्ट। एक आइसोलेशन मूवमेंट 1 जॉइंट मूवमेंट होता है एंड ऑन द अदर हैंड कंपाउंड मूवमेंट वो मूवमेंट है जहां पे मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है एट ए सेम टाइम मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है उस मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, देन इट इज अ कंपाउंड मूवमेंट। सपोर्टेड कंपाउंड एक ऐसा मूवमेंट जहां पे हमें एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में जो बेंच है वो हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो एक सपोर्टेड कंपाउंड हो गया। अनसपोर्टेड कंपाउंड एक ऐसा मूवमेंट जहां पे हमें एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बेंट ओवर बारबेल रो, वहां पे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा। एंड स्ट्रक्चरल लिफ्ट, ये वो मूवमेंट्स है जहां पे हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर लोडेड होता है, जहां पे एक्सियल लोडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, ये सब स्ट्रक्चरल लिफ्ट के अंदर आता है। कौन सा मूवमेंट आइसोलेशन है एंड कौन सा मूवमेंट कंपाउंड, ये जानने के लिए एक और ट्रिक है, वो है लाइन ऑफ मूवमेंट के ऊपर गौर करना। अगर लाइन ऑफ मूवमेंट सर्कुलर होता है तो वो मूवमेंट आइसोलेशन होगा, एंड अगर लाइन ऑफ मूवमेंट स्ट्रेट होता है तब वो कंपाउंड मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, ऐसे आप देखेंगे एक सर्कुलर पाथवे क्रिएट हो रहा है, एक सर्कुलर पाथवे इधर क्रिएट हो रहा है। पर अगर मैं स्क्वाट्स करूँ, आप देखेंगे जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वो स्ट्रेट है। तो जब जब लाइन ऑफ मूवमेंट सर्कुलर होगा वो एक आइसोलेशन मूवमेंट होगा, और जब लाइन ऑफ मूवमेंट स्ट्रेट होगा वो एक कंपाउंड मूवमेंट होगा। सो मूवमेंट्स लाइक स्टैंडिंग काफ रेजेस, श्रग्स, हमें तो लगता था कि ये सब आइसोलेशन मूवमेंट है, क्या ये कंपाउंड है क्योंकि इनका भी तो लाइन ऑफ मूवमेंट स्ट्रेट है। हाँ, ये कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें भी 2 जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। सिमिलरली एप क्रंच, उसमें तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स है, वो सब वर्क कर रहा है एप क्रंच को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर क्या वो कंपाउंड नहीं है क्योंकि उसमें तो मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, पर उसका पाथवे सर्कुलर है। जी हाँ, वो भी आइसोलेशन मूवमेंट है क्योंकि जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है वो एक साथ परफॉर्म नहीं कर रहा, पहले एक जॉइंट फोल्ड होता है, फिर दूसरा जॉइंट, फिर तीसरा जॉइंट, ऐसे होता है। इसीलिए ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है क्योंकि उसमें एट ए टाइम मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए सब जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, एक जॉइंट एट ए टाइम हो रहा है। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर हम एक मूवमेंट को क्लासिफाई करते हैं वो है साइड्स इन्वॉल्व। इसके अंडर आता है बाइलैटरल, आइसोलैटरल एंड यूनिलैटरल मूवमेंट। बाइलैटरल मूवमेंट वो मूवमेंट जहां पे हमारा बॉडी का दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट एक साथ परफॉर्म कर रहा है एंड एक साइड दूसरे साइड के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल बारबेल स्क्वाट्स, पुल अप्स, इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का दोनों साइड एक साथ इन्वॉल्व होता है एंड एक साइड दूसरे साइड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आइसोलैटरल मूवमेंट वो मूवमेंट है जहां पे दोनों साइड एक साथ तो परफॉर्म करता है पर एक साइड दूसरे साइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल डंबल चेस्ट प्रेस, हमारा दोनों साइड एक साथ वर्क कर रहा है पर एक साइड दूसरे साइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। यूनिलैटरल मूवमेंट वो मूवमेंट है जहां पे सिर्फ एक साइड एट ए टाइम वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लंजेस करूं तो ये एक यूनिलैटरल मूवमेंट है। ऐसे समझिए, सपोज मैं एक बारबेल बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, इसमें क्या होता है, जो बारबेल है वो मेरे दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रख रहा है, तो ये एक बाइलैटरल मूवमेंट हो गया। नाउ सपोज मैं दोनों हाथ में एक एक डंबल लेके देन बाइसेप कर्ल कर रहा हूं बट एक साथ, तो ये एक आइसोलैटरल मूवमेंट हो गया। सपोज मैं एक हाथ से डंबल से बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो ये एक यूनिलैटरल मूवमेंट हो गया। सो ये था अब तक का समरी। अब चलते हैं मेन टॉपिक में। चलिए, अब इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस में हम देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है एन एक्सरसाइज मस्ट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन फंक्शनल स्ट्रेंथ। फंक्शनल स्ट्रेंथ हमारा वो स्ट्रेंथ है जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में जो कामकाज है वो करने के लिए हेल्प करता है। अगर हमें फंक्शनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो पहला पॉइंट है वी शुड चूज कंपाउंड मूवमेंट ओवर आइसोलेशन। अगर एक मसल के लिए कंपाउंड मूवमेंट अवेलेबल है तो हमें कंपाउंड मूवमेंट को चूज करना चाहिए
rather than doing the isolation movement. Suppose हमारे चेस्ट के लिए, पेक्स के लिए हमारे पास बेंच प्रेस है, इंक्लाइन बेंच प्रेस है, डिक्लाइन बेंच प्रेस है, तो हम क्यों फ्लाइज करें? अगर एक कंपाउंड ऑप्शन है हमारे पास तो कंपाउंड हमें करना चाहिए ओवर आइसोलेशन ना। वो एक डिफरेंट केस है, अगर आप इंज्योर्ड है आप फ्लाइज ही कर सकते हैं, अगर आप बेंच प्रेस करेंगे तो आपका इंजरी फिर से रिवाइव हो सकता है, अगर वो केस है वो डिफरेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि कोई स्पेशल केस के लिए। मोर ओवर हमें अनसपोर्टेड कंपाउंड एंड स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना होगा। एंड तीसरा पॉइंट, हमें बोथ साइड इक्वली ट्रेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बारबेल से वर्कआउट करूँ, सपोज मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ बारबेल से, तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो ज़्यादा पुश करेगा वेट को, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उस मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए। पर अगर मैं डंबल से वो करूँ तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक हाथ में एक वेट है, दूसरे हाथ में दूसरा वेट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये अपना साइड का वेट पुश करेगा एंड ये अपने साइड का वेट पुश करेगा। सो अगर डंबल का ऑप्शन अवेलेबल है आप उसमें जा सकते हैं रेदर देन यूजिंग अ बारबेल। पर हाँ, सपोज आप एक पावर लिफ्टर है, आपको तो बेंच प्रेस ही परफॉर्म करना होगा बारबेल से, क्योंकि वो आपका स्पोर्ट है, वो डिफरेंट केस है। मैं जनरल पब्लिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना कि कोई एथलीट के ऊपर, तो ये ज़रा ध्यान रखना। एंड मोर ओवर आप देखेंगे जो कंपाउंड या फिर जो स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स है, इसमें क्या होता है, हमारे डे टू डे लाइफ का जो मूवमेंट्स है उसको बहुत रेप्लिकेट करता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेडलिफ्ट्स की बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है, हमें फ्लोर से एक हेवी ऑब्जेक्ट को उठाना होता है। अगर आप देखेंगे जो डे टू डे लाइफ है उधर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चरल लिफ्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ को एफेक्ट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप लीजिए, एक एक्सरसाइज होता है पुश प्रेस। वहाँ पे क्या होता है, आपको वेट को पुश करके ऊपर उठाना होता है। अगर एक हेवी ऑब्जेक्ट को आपको पुश करके ऊपर जो कबोर्ड है उसके ऊपर रखना होता, तो ये एक कहीं ना कहीं सिमिलर मूवमेंट्स है। तो कंपाउंड एंड स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ को मिमिक करता है। पर हाँ, स्ट्रक्चरल लिफ्ट में हमारा बॉडी एक यूनिट की तरह परफॉर्म कर रहा है, तो उधर बारबेल ही बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उधर हमारा बॉडी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, एक यूनिट की तरह उस वेट को उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्वाट की बात कीजिए, आप डेडलिफ्ट की बात कीजिए, इन मूवमेंट्स में डंबल से ज़्यादा बारबेल एक बेटर ऑप्शन है। पर कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उस मसल ग्रुप के लिए कोई कॉम्पाउंड मूवमेंट एज सच या फिर कोई सेफर कंपाउंड मूवमेंट बना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हैमस्ट्रिंग ग्रुप के लिए एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, जिसके अलावा कोई और इफेक्टिव एक्सरसाइज एज सच नहीं है हैमस्ट्रिंग के लिए, दैट इज हैमस्ट्रिंग कर्ल्स या फिर लेग कर्ल्स। देन टिबियलिस एंटीरियर के लिए एक आइसोलेशन मूवमेंट है हमारे पास, वो है टो रेजेस। एंड अगर मैं मिडिल डेल्टॉइड की बात करूँ, उसके लिए इफेक्टिव जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है हमारे पास वो है लैटरल रेजेस। पर हाँ, मिडिल डेल्टॉइड के लिए हमारे पास एक कंपाउंड ऑप्शन भी है, वो है अपराइट रोज। पर वो हम क्यों नहीं करेंगे, ये जानने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो इन तीन के अलावा बाकी मसल ग्रुप के लिए देयर आर कंपाउंड ऑप्शन अवेलेबल। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप कंपाउंड चूज कीजिएगा ओवर आइसोलेशन। क्राइटेरिया 2 है, एन एक्सरसाइज मस्ट प्रोवाइड कंटिन्यूअस टेंशन टू द टारगेट मसल थ्रू आउट द मूवमेंट। मतलब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसको हमारे मसल को एक कंटिन्यूअस टेंशन देना चाहिए थ्रू आउट द मूवमेंट। कंटिन्यूअस टेंशन तब तक रहेगा जब तक लाइन ऑफ मूवमेंट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को मैच करेगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आपको याद होगा कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि आइसोलेशन मूवमेंट्स में जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वो सर्कुलर होता है, वेयरएज कंपाउंड मूवमेंट में जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वो स्ट्रेट होता है। अब लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे समझे? देखिए, एक फ्री वेट का लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज सीधा होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है उस वेट को नीचे खींचता है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अगर हम मशीन्स की बात करें, वो उस मशीन के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल जो कैम बेस्ड मशीन होता है, जहाँ पे हम पेक डेक फ्लाई करते हैं एंड ऑल, उसका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस सर्कुलर होता है। वेयरएज अगर हम स्मिथ मशीन की बात करें, उधर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस सीधा होता है। एक आंसर तो मिल गया कि कंपाउंड मूवमेंट को करने के लिए ऑलवेज फ्री वेट्स बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि फ्री वेट्स का जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो सीधा होता है, एंड कंपाउंड मूवमेंट में जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वो भी सीधा होता है। जब लाइन ऑफ रेजिस्टेंस लाइन ऑफ मूवमेंट को मैच करेगा तब हमें कंटिन्यूअस टेंशन मिलेगा थ्रू आउट द मूवमेंट। फ्री वेट्स में एक और एडवांटेज हमें मिलता है, वो है कोर एंगेजमेंट। फ्री वेट्स में कोर एंगेजमेंट बेटर होता है देन मशीन्स, इसलिए ए बारबेल स्क्वाट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन देन अ स्मिथ मशीन स्क्वाट। अगर मैं आइसोलेशन मूवमेंट्स की बात करूं तो कैम बेस्ड मशीन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि कैम बेस्ड मशीन में
जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो सर्कुलर होता है, एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स में जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वो भी सर्कुलर होता है। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस लाइन ऑफ मूवमेंट को मैच करेगा तो कंटिन्यूअस टेंशन हमें मिलेगा थ्रू आउट द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल हैमस्ट्रिंग कर्ल्स या फिर लेग कर्ल्स, वो भी एक कैम बेस्ड मशीन है जहाँ पे हमें थ्रू आउट द मूवमेंट एक कंटिन्यूअस टेंशन मिल रहा है। बहुत से ऐसे आइसोलेशन मूवमेंट्स भी होगा जिसके लिए आपको शायद एक कैम बेस्ड मशीन ना मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं लैटरल रेजेस की बात करूं, शायद आपको जिम फ्लोर में एक कैम बेस्ड मशीन उसके लिए ना मिले, तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है केबल्स। आप केबल से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो थर्ड ऑप्शन है डम्बल। देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं पर इधर बेटर ऑप्शन की बात हो रहा है। नाउ जो सेकेंड क्राइटेरिया है कंटिन्यूअस टेंशन, उसको सम अप करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए प्रेफरेबली फ्री वेट्स, आइसोलेशन मूवमेंट्स के लिए प्रेफरेबली कैम बेस्ड मशीन, अगर ना मिले केबल्स, अगर ना मिले फ्री वेट्स। थर्ड क्राइटेरिया है एन एक्सरसाइज मस्ट बी काइंसियोलॉजिकली करेक्ट। ये क्या कहता है, जो एक्सरसाइज हम जिस मसल के लिए कर रहे हैं उस मसल का जो प्राइमरी फंक्शन है उसको मिमिक करना चाहिए। वो पर्टिकुलर मसल प्राइम मूवर होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। रिस्क टू बेनिफिट रेशियो कम होना चाहिए। फॉर्म एंड टेक्निक बायोमेकेनिकली करेक्ट होना चाहिए। वो एक्सरसाइज जो बेनिफिट्स क्लेम कर रहा है उसको वो फुलफिल करना चाहिए। ये जो सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात किया, एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अपराइट रो को लेके एक मिथ है कि ये अपर ट्रैप्स को ट्रेन करता है। असल में अपराइट रो में शोल्डर एबडक्शन होता है। इधर प्राइम मूवर मिडिल डेल्टॉइड है, ना कि अपर ट्रैपेजियस। अपर ट्रैप्स का प्राइम फंक्शन है शोल्डर ग्रेडल एलिवेशन, मतलब ये वाला मूवमेंट। सो अपराइट रो अपर ट्रैप्स का प्राइम फंक्शन मिमिक नहीं कर रहा है, ये हमारे मिडिल डेल्टॉइड का प्राइम फंक्शन को मिमिक कर रहा है। इसलिए ये एक एक्सरसाइज है मिडिल डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए, नॉट अपर ट्रैप्स। सेम गोज फॉर लेग रेजेस। हमें लगता है ये हमारे एब्स को टारगेट कर रहा है पर असल में ये हमारे हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट कर रहा है। इसके ऊपर एक शॉर्ट मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट पॉइंट है जो टारगेट मसल है वो प्राइम मूवर होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है दैट इज स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ये लोग करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, पर असल में इस मूवमेंट में जो प्राइम मूवर है वो हमारा ग्लूट्स होता है, नॉट द हैमस्ट्रिंग। सो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में प्राइम मूवर एज हमारा ग्लूट्स है, नॉट द हैमस्ट्रिंग। इट इज ए मूवमेंट टू ट्रेन आवर ग्लूट्स, नॉट आवर हैमस्ट्रिंग्स। थर्ड पॉइंट था हमारा एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रिस्क कम हो एंड बेनिफिट्स ज्यादा हो। चलिए अगेन अपराइट रो की तरफ। अपराइट रो हमारे मिडिल डेल्टॉइड के लिए एक मूवमेंट है, पर इसमें क्या होता है, जो शोल्डर एबडक्शन है एंड शोल्डर इंटरनल रोटेशन है वो एक साथ परफॉर्म होता है, तो इसमें इंजरी का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए एक सेफर ऑप्शन होगा लैटरल रेजेस। मैंने अभी कहा था अगर कंपाउंड ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें वो ऑप्ट करना चाहिए, पर इस केस में रिस्क टू बेनिफिट रेशियो जो है वो थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए lateral raises is a better option than upright row to train our middle deltoid. थर्ड पॉइंट है एक एक्सरसाइज जो बेनिफिट क्लेम कर रहा है वो उसको फुलफिल करना चाहिए। इसको लेके एक एग्जांपल है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। ये क्लेम करता है कि ये आपके बाइसेप पीक को इंक्रीज करेगा, पर ये जेनेटिकली प्री डिजाइंड है। हम किसी तरीके का एक्सरसाइज से बाइसेप पीक को इंक्रीज नहीं कर सकते। सो कंसेंट्रेशन कर्ल्स जो बेनिफिट क्लेम कर रहा है ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा। लास्ट पॉइंट था फॉर्म एंड टेक्निक बायोमेकेनिकली करेक्ट होना चाहिए। बहुत से लोग अपने लेग्स को हवा में रख के बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं, पर ये बायोमेकेनिकली करेक्ट नहीं है। जब हम बेंच प्रेस करते हैं हमारा फीट ऑलवेज ग्राउंडेड होना चाहिए फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक चेन फॉर्मेशन। ये बायोमेकेनिकली करेक्ट है। होप इस वीडियो से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा एंड आप बहुत कुछ लेके गए होंगे। सो दैट इज इट। ऑल्सो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आने वाला है, कुछ आने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।